पिवट टेबल में हम उन वैल्यूज़ को जो टॉप में आती हैं, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, सेल के लिहाज से हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि आपकी सेल के लिहाज से सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम्स जो हैं उनमें टॉप 5 आइटम्स, टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे आएँ और ये देखें फ़िल्टर के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ फ़िल्टर पे आएंगे और यहाँ टॉप 10 पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स के अंदर शो आएगा। इस शो में नीचे लिखा हुआ है टॉप, अगर इसको क्लिक करेंगे तो बॉटम भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि उन वैल्यूज़ को भी फ़िल्टर कर सकते हैं जो कि नीचे से आ रही हैं, जो कि बहुत कम जिनकी सेल है, उनको भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। आगे टॉप 10 लिखा हुआ है तो हम इस 10 को हम 5 कर देते हैं मैनुअली, और यहाँ पे आइटम्स को आइटम ही रहने देते हैं और सम ऑफ सेल को भी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड है, और इसको जस्ट ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके पास टॉप 5 के अंदर ये वाली वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल हैं, जो कि टॉप 5 में आती हैं। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप 10 पे चले जाएँ तो आप बेशक यहाँ से जाके आप इसको 10 करेंगे तो आपके पास ये टॉप 10 के अंदर जो प्रोडक्ट्स आपकी सेल होती हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, अब हम अगर बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे देखें तो बॉटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाली टॉप 3 सबसे कम सेल होने वाली टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो इसको क्लिक करें। ये देखें, ये एक ज़ीरो अफ़ज़ा और ऑरेंज शेक वगैरह जो है ये 7500 तक सेल हो रही हैं। इसके अलावा इनकी कोई ख़ास सेल नहीं है। अगर आप टॉप 10 में बॉटम में टॉप 10 कह रहा हूँ, बॉटम 10 को मैं इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बॉटम ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे आप 10 करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी और आपको पसंद भी आ गई होगी। अगर आपको समझ और पसंद दोनों आए हैं तो आप शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। MS एक्सेल में एक फंक्शन यूज़ होता है चूज़ का, और चूज़ तकरीबन वैसे ही काम करता है जिस तरह वी लुकअप काम करता है। वी लुकअप आपको कॉलम के लुकअप वैल्यू, कॉलम के अगेंस्ट जो डाटा होता है वो आपको वहाँ पे रिटर्न करके देता है। जबकि ये क्या काम करता है, ये जो फंक्शन है ये काम करता है कि आपको इंडेक्स नंबर के अगेंस्ट आपको वैल्यू देता है। ठीक है, आपको बताता है कि इस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके सिंटैक्स में इंडेक्स नंबर है, फिर वैल्यू 1 2 3। ये रेफरेंस में काम नहीं करता, इसको आप वैसे ही अप्लाई करेंगे जिस तरीके से वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, कामा के बाद इसको अप्लाई करेंगे। और इसमें इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैं देखें, मैं अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 2 लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कहता हूँ कि जी वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 हो गई, ये मेरे पास वैल्यू 2 हो गई, और अब यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, 4 वैल्यूज़ में सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ, इन वैल्यूज़ में से सेकंड नंबर की वैल्यू, इन एड्रेसेस में से, इन रेफरेंस नंबर में से सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है, आप ये भी कह सकते हैं। मैं आपको शायद अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता, लेकिन ये करता क्या है कि आप इसको देख लेंगे कि आप देखें यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, अहमद ख़ान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेकंड नंबर। अच्छा, अगर हम इसको बाहर ले आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लिखता बल्कि मैं इसको एक सेल रेफरेंस दे देता हूँ, ये वाला। इस सेल रेफरेंस में जो लिखा हो इंडेक्स, उसके अगेंस्ट इन वैल्यूज़ में मुझे बताना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अगर 1 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, अब्दुल गफ़ार। 2 लिखूँगा तो क्या आएगा, अहमद ख़ान। 3, अच्छा ये 4 तक काम करेगा। मैं 5 लिखूँगा तो ये, क्योंकि अभी हमने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे इंटर नहीं की। ठीक है, और दूसरा ये रेफरेंस के तौर पे काम नहीं करता, ये एक वैल्यू है, अरे टेबल में ये काम नहीं करता, ऐसे ही काम करेगा जिस तरह ये कर रहा है। ठीक है, MS एक्सेल में हम इफ़ के फंक्शन को आज सीखने जा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि इफ़ के फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, मेरे पास कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा जाए इस F वाले कॉलम में। तो कैसे लिखेंगे, या तो ये है कि हम यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिखते रहें, और हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। कहने का मकसद ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स ग्रेटर देन 45 हैं या 45 के इक्वल हैं वो पास हैं, बाकी सारे बच्चे फेल है। हम ये क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए यहाँ पे इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करते हैं, और आप देखेंगे पैरेंथेसिस के बाद हम ये वाला सेल रेफरेंस देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 और कामा प्रेस करेंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो फिर क्या हो, यहाँ पे आ जाए हमारे पास पास।
लेकिन कामा के बाद अगर ऐसा ना हो 45 के इक्वल या 45 से ज़्यादा ना हो, तो फिर जब वैल्यू फॉल्स हो तो फिर क्या हो, फिर हम लिखेंगे डबल कोटेशन में फेल। और डबल कोटेशन में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट को हमेशा हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। हम इंटर को पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 45 से ज़्यादा हैं या 45 हैं वो तो हमारे पास हैं, बाकी सारे के सारे फेल हो चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इस किस्म की एक डेट लिखी हुई है 3596, मतलब 3, 5 और 96, ये 3 अलग सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। इसको हॉरिजॉन्टली लिखना है। अब एक तो जो मुझे समझ आई है, अगर वो ये चाहते हैं कि इनको हम इस तरीके से लिखें, ये 3 इधर लिखा जाए, 5 इधर लिखा जाए और 1996 जो है इधर लिखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो बड़ा आसान तरीका है, और वो क्या है कि आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पे आके आपने Alt+E+S को प्रेस करना है। Alt के बटन को प्रेस करते हुए E और S को प्रेस करना है, और ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इससे ट्रांसपोज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो वर्टिकल डाटा है वो हॉरिजॉन्टली हो गया। दूसरा, अगर उन्होंने ये पूछा है कि इसको हम एक डेट की शक्ल किस तरीके से दे सकते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होगा और वो है डेट का। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे ईयर्स मांग रहा है, मंथ मांग रहा है और डे मांग रहा है। ये हमारे ईयर्स हैं, ये मंथ है और ये हमारे पास डे है, ठीक हो गया। अब आपने पैरेंथेसिस को बंद कर देना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये उसी तरीके से लिखा गया जो तरीका उन्होंने वर्टिकली लिखा हुआ 5396। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या लिखा गया, 5396। MS एक्सेल में नॉर्मली हम जब किसी शीट के ऊपर जो एक हेडिंग लिखी होती है उसको शीट के दरम्यान में लेके आना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ तक शीट होती है वहाँ तक सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट समेत, और उसके बाद क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल शीट के दरम्यान में आ जाता है। लेकिन एक ऐसी ऑप्शन है जो कि इस मर्ज और सेंटर पे क्लिक करने के बगैर भी आप इस हेडिंग को इस शीट के बिल्कुल सेंटर में ला सकते हैं, विदाउट प्रेसिंग द मर्ज एंड सेंटर बटन एंड विदाउट मर्जिंग द सेल्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करनी है, उसके बाद Ctrl+1 प्रेस करके आपने फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट का बहुत अच्छा टैब बना हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट के नीचे आपको देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। आपने हॉरिजॉन्टल के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ को जस्ट यहाँ पे आके इसको ओके कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ना कोई सेल मर्ज हुआ है और ना ही किसी सेल के ऊपर कोई असर पड़ा है।